नमस्कार दोस्तों। क्या डेब्ट यानी कि कर्जा हमेशा रिस्की होता है? क्या एक कंपनी हाई डेब्ट के साथ भी सेफ और प्रॉफिटेबल हो सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? वो अपने डेब्ट को कैसे मैनेज करती है, कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। वैसे तो दोस्तों ये हर ब्रोकर ऐप में आपको दिख जाएगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको पता ही होना चाहिए कि इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। फिर हम ये जानेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फ़ायदा क्या है, लिमिटेशन क्या है और हमें कैसे इसको यूज करना है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है दोस्तों? टोटल कर्जा, यानी कि किसी भी फैक्ट्री पर, किसी भी कंपनी के ऊपर टोटल कितना डेब्ट है, कितना कर्जा है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। आप इसको एक एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि आपने एक लोन लिया 60 लाख रुपए का और आपका खुद का पैसा था 40 लाख रुपए और आपने एक मकान ले लिया है 1 करोड़ रुपए का, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी खुद की जो पूंजी थी वो सिर्फ 40 लाख ही थी और 40 लाख रुपए के ऊपर आपने 60 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो, अगर टोटल कर्जा मान लो 2000 रुपए है और शेयर होल्डर इक्विटी भी 2000 रुपए है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो हो गया 1। अब आपके माइंड में ये आएगा टोटल डेब्ट क्या है और शेयर होल्डर इक्विटी क्या है। इसको भी हम समझते हैं सिंपल भाषा में। टोटल डेब्ट यानी कि टोटल कर्जा। कर्जा दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। किसी भी कंपनी का डेब्ट क्या है वो आपको इनकी बैलेंस शीट में मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म डेब्ट जो 1 साल के अंदर अंदर उनको चुकाना होता है उनको शॉर्ट टर्म डेब्ट बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज्यादा का टाइम भी ले सकता है। तो टोटल डेब्ट किसको बोलेंगे? शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल डेब्ट होगा उसको हम टोटल डेब्ट बोलेंगे। अकेले शॉर्ट टर्म को और लॉन्ग टर्म को नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो शॉर्ट टर्म डेब्ट किसी भी कंपनी के ऊपर 500 करोड़ है और लॉन्ग टर्म डेब्ट 1500 करोड़ है, तो टोटल डेब्ट हो गया 2000 करोड़। अब हम जानेंगे शेयर होल्डर इक्विटी। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं दोस्तों कि शेयर होल्डर इक्विटी जो बैलेंस शीट में हमें दिखती है वो मार्केट वैल्यू नहीं दिखती है, हमेशा फेस वैल्यू ही दिखती है। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में आपको शेयर होल्डर इक्विटी मिल जाएगी। शेयर होल्डर इक्विटी होती क्या है? ओनर का पैसा होता है, साथ में कोई भी रिजर्व या सरप्लस मनी, जैसे कि कोई अर्निंग का पैसा, प्रॉफिट का पैसा जो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है। कहने का मतलब जो उनके पास रिजर्व और सरप्लस मनी है उसको हम अगर जोड़ देते हैं शेयर कैपिटल में तो वो हमारी शेयर होल्डर इक्विटी बन जाती है। जैसे शेयर कैपिटल है 800 करोड़ और रिजर्व और सरप्लस है मान लो 1200 करोड़, तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हो गई 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी हमें क्या नंबर हो तब हमें अच्छा माना जाता है, ये हम अब जानने वाले हैं। डेब्ट टू इक्विटी अगर 1 है, जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किया था कि डेब्ट टू इक्विटी 1 आया था, अगर ये 1 के आसपास है तो हम इसको सेफ मानते हैं, यानी कि कंपनी के पास डेब्ट कम है इक्विटी के कंपैरिजन में, बराबर का रेशियो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से 2 यानी कि 1.5, 1.6, 1.4, 1.8 है तो मॉडरेट रिस्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क हो सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जैसे कि आईटी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि उनमें रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो कर्जा लेने वाली इंडस्ट्री नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन एक पावर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 भी बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। अब हम एक कंपैरिजन टेबल से समझेंगे कि हमें किस तरीके से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को यूज करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि सेल जो कि एक मेटल कंपनी है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.63 है, और उसको अगर हम कंपैरिजन करने लगे मारुति के साथ या हीरो मोटो के साथ तो हमें ये लगेगा कि सेल का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है, तो हमें सेल को परचेज नहीं करना है। नहीं दोस्तों, ये एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, गलत कैलकुलेशन और गलत कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि हम मेटल इंडस्ट्री की कंपनी को ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 0.63
थ्री हाई लग रहा था, लेकिन अगर हम इसी सेक्टर की कंपनी के साथ अगर इसको कंपैरिजन करेंगे, मेटल सेक्टर की ही कंपनी है टाटा स्टील, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि टाटा स्टील का 1.01 है, उसके अकॉर्डिंग तो सेल का ओके है, मतलब कि सेल का ज्यादा नहीं है। ऐसे ही जैसे अब हम मारुति का देख लेते हैं। अब हमें अगर ये लगता है कि मारुति का 0 है और हीरो मोटोकॉर्प का 0.04 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम इंडस्ट्री की लगभग सेम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। लेकिन वहीं पे अगर हम टाटा मोटर को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, तो इसलिए टाटा मोटर को अवॉइड करके हम मारुति या हीरो मोटो को ले सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पे पावर सेक्टर की बात करें तो दोस्तों आप देखो, टाटा पावर इंडस्ट्री की कंपनी का 1.71% इक्विटी रेशियो है और एसजीवीएन का भी 1.68, यानी कि जिनका हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो सकता है एज कंपैरिजन दूसरे सेक्टर में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका 0 है ऑलमोस्ट, सिप्ला का भी ऑलमोस्ट 0 है, डॉक्टर रेड्डी का भी ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि इनके ऊपर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग नहीं लगती है। हम समझने वाले हैं कि ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये मैटर कैसे करती है। अगर हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है यानी कि 2, 2.5, 3 तक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ढंग से नहीं निकला तो हो सकता है कि ये कर्जा बढ़ता ही जाए और कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाए, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब ये दोस्तों कि सेफ है लेकिन ग्रोथ कम है। इसका एग्जांपल हम इससे समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ कम है लेकिन हमारे पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत कम है। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, लेकिन आप देख ही रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में कम ही ग्रो करता है। ये अच्छे हैं, सेफ है, लेकिन इनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। बैंकिंग और रेटिंग एजेंसी जो इनको लोन प्रोवाइड करवाती है किसी भी कंपनी को, वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखकर ही लोन देती है, तो ये भी एक बड़ा मेजर है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। इंडस्ट्री वाइज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दोस्तों जो हमने पहले बात की थी, कुछ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसलिए हाई हो सकता है कि क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, इनमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, जैसे कि पावर, इंफ्रा, टेलीकॉम। आपने देखा होगा कि जियो के लिए रिलायंस ने बहुत ज्यादा कर्जा उठाया था, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग की कॉस्ट ज्यादा हाई होती है, बाद में इनको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन एक बार के लिए इनको लोन ज्यादा लेना पड़ सकता है। और जिनमें एसेट क्वालिटी या कि हम ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, जैसे कि आईटी है, फार्मा है, आपको पता ही है आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं कि कई बार हाई डेब्ट वाली कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर कंपनी के पास डेप्थ भी ज़्यादा हो लेकिन कैश फ्लो साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और साथ में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हो। उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी कम हो और साथ में वो अपना प्रॉफिट जनरेट काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, यानी कि हाई रिटर्न ऑन कैपिटल अगर वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने उन डेप्ट से, उस कर्जे से वो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी अच्छा बना देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाई डेप्ट भी अच्छा हो सकता है। बिजनेस मॉडल ये अलाउ करता है कि किसी कंपनी का डेब्ट रेशो ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि पावर, टेलीकॉम, इनमें स्टार्टिंग में हाई इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है तो ज़्यादा हाई कॉस्ट इनको, हाई लोन इनको लेना पड़ सकता है, लेकिन बाद में ये प्रॉफिटेबल हो जाती है। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब बात करते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले तो हमें कभी भी अकेले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को इजीली चुका पा रही है या ऐसा तो नहीं है कि 2-3 साल का अगर हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और वो प्रॉफिट भी वो कमा नहीं पा रही हो, कैश फ्लो उनके पास हो ही नहीं। तो कहने का मतलब अगर वो अच्छे से प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को अकेला चुनना गलत हो सकता है। साथ में हमें सेक्टर के साथ में कंपैरिजन करना है, अकेले नहीं करना है। दोस्तों अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे हमें यूज करना है। सबसे पहले तो हमें सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करना है।
जो मैंने एक टेबल के थ्रू समझाया था कि आपको मारुति का सेल के साथ, सिप्ला का एसबीआई बैंक के साथ ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है, हमेशा ही आपको सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करना है। कई बार कंपनी में बहुत ज्यादा बहुत जल्दी हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ लगे तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है, अलर्ट है। हमें ये समझना है कि ऐसा कंपनी में क्या नया हुआ है, क्या कोई उन्होंने एक्सपेंशन किया है, क्या उन्होंने नया प्लांट लगाया है, तो हो सकता है कि ये ओके हो। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं किया और अचानक से उनका कर्जा बढ़ गया तो इसके लिए हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ में कर्जा कम लेकिन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी रहती है। हाई डेप्ट वाली कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होता है। अब आपको एज ए इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना है कि आपको किस टाइप की कंपनी के साथ जाना चाहिए। क्या आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आपको उतना ही ज्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। अगर आपको मिनिमल ग्रोथ में भी आप संतुष्ट हैं लेकिन आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए तो आप बैंकिंग जैसे सेक्टर में जा सकते हैं, जहां मैंने आपको दिखाया है कि कर्जा बहुत कम है लेकिन ग्रोथ भी और सेक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ही रहती है। तो दोस्तों आप ये डिसीजन अपने खुद के रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो का मैटर। आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आप मुझे कमेंट करके किसी भी शेयर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।